नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है देख सकते हैं सभी लोग बोर्ड पर, हमारा चैप्टर है जल संसाधन। क्या बच्चे? जल संसाधन। तो जल तो आप समझते हैं, वही बच्चे पीने का पानी जो हम पीते हैं और अपने आसपास देखते हैं, वही क्या है? जल है। तो बच्चे चलिए जरा एक छोटी सी बात सोचते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या पृथ्वी पर जल है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग किससे ढका हुआ है? जल से ही तो ढका हुआ है। तो हमने ये देखा कि पृथ्वी का जो बहुत बड़ा भाग है वो किससे ढका हुआ है? जल से। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि धरातल का 3/4 भाग, अगर इस तरह आंकड़ों में अगर बात की जाए बच्चे, तो हमें याद रखना है धरातल का 3/4 भाग जल से ढका है। इसका मतलब है पृथ्वी का लगभग 70% भाग किससे ढका हुआ है बच्चे? जल से। अगर ये पूछा जाए ये जल कहां पर है, तो हम देखते हैं ये जल सागर में है, महासागर में है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यही जल नदी में भी है, तालाब में भी है, झील में भी है, और फिर हम देखते हैं कि यही जो जल है वो क्या है? बर्फ के रूप में भी है। तो बच्चे याद रखिएगा कि धरातल का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। और ये जल सागर में है, महासागर में है, नदी में है, तालाब में है, झील में है और बर्फ के रूप में है। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो सागर और महासागर का जो जल है वो क्या है? नमकीन है। और नमकीन को हम क्या कहते हैं बच्चे? लवण है। लेकिन नदी, तालाब और झील का जो जमीन है वो क्या है? मीठा है। और मीठे को हम क्या बोलते हैं? अलवण है। तो हमने ये देखा कि धरातल का जो 3/4 भाग किससे ढका है? जल से। तो बच्चे आप जरा सोचो कि सागर महासागर में ज्यादा पानी है या नदी, तालाब, झील में? तो बच्चे तुरंत हमारे दिमाग में ये आता है कि सागर और महासागर में ज्यादा पानी है। इसका मतलब क्या है बच्चे? कि हमारे उपयोग के लिए जो अलवणीय जल है वो बहुत ही क्या है? कम है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हमारे उपयोग के लिए, हमारे उपयोग के लिए अलवणीय जल बहुत ही क्या है? कम है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारे उपयोग के लिए जो अलवणीय जल है वो क्या है बच्चे? वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जल किसमें है? लवणीय है। अच्छा, अब प्रश्न है कि ये जल हमें कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा बच्चे कि यह जो जल है हमें सतही जल किससे प्राप्त होता है बच्चे? सतही जल यानी नदी, तालाब, झील देख रहे हैं जो अलवणीय है, एवं भौम जल, एवं भौम जल। तो आपके दिमाग में यह आया होगा बच्चे कि चलो सतही जल तो हमें समझ में आ रहा है, नदी में, तालाब में, झील में। तो ये जो भौम जल है, भौम जल का मतलब क्या है? तो भौम जल का मतलब होता है बच्चे भूमि के अंदर। जैसे हम कुएं खोदते हैं, नलकूप लगाते हैं, पानी के पाइप डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौम जल। तो याद रखिएगा कि हमारे उपयोग के लिए अलवणीय जल बहुत ही कम है, जो सतही जल एवं भौम जल से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया? तो हमने देखा कि वो हमें सतही जल और भौम जल से क्या होता है? प्राप्त होता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो जल है इनका फिर नवीकरण और पुनर्भरण भी होता है। याद रखिएगा कि इन जल का क्या होता है बच्चे? तो इन जल का नवीकरण भी होता है एवं पुनर्भरीकरण। पुनर्भरी का मतलब होता है दोबारा भरना। तो हमने देखा कि इस जल का नवीकरण भी होता है और इसी जल का क्या होता है? पुनर्भरण भी होता है। क्या होता है बच्चे? पुनर्भरण। आप ऐसे सोच सकते हैं पुनर्भरण भी होता है, लेकिन नवीकरण और पुनर्भरण कैसे होता है? तो याद रखिएगा वो होता है जल चक्र से।
तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि हमारे लिए जो अलवणीय जल है उसका नवीकरण एवं पुनर्भरण भी होता है, और वो किस प्रक्रिया से होता है, तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है बच्चे, जल चक्र से। और याद रखेंगे कि सारा जल जलीय चक्र में क्या होता है, गतिशील होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जल चक्र में सारा जल क्या होता है, गतिशील होता है। तो हमें याद रखना है कि सारा जल इस जल चक्र में क्या होता है, गतिशील होता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए यहां तक तो हमने सीखा। अब एक बात याद रखिएगा बच्चे, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि धरातल का 3/4 भाग जल से ढकने के होने के बाद भी देश, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ जहां पर जल की क्या है, कमी है। तो हमें आखिर ये सोचना पड़ रहा है बच्चे कि इतना जल होने के बाद भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी क्यों है। जरा इस बात को समझते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप सीख चुके हैं, ठीक है। आप बच्चे वीडियो पॉज करके सारे बात को अच्छे से पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। बस पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे, अपने आप एनालिसिस बना लेंगे बेटा, आपको यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी बच्चे याद रखेंगे कि विश्व के अनेक क्षेत्रों और देशों में क्या है, जल की कमी है। इस बात को भी हमें याद रखना है कि विश्व के अनेक देशों एवं क्षेत्रों में जल की कमी है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि विश्व के अनेक देशों एवं क्षेत्रों में क्या है, जल की कमी है। और यहां तक कि भविष्यवाणी भी की जाती है बच्चे कि 2025 में लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की नितांत कमी होगी। आप अंदाजा लगाइए बच्चे स्थिति कितनी बुरी हो जाएगी कि हम ऐसा भविष्यवाणी भी करते हैं कि 2025 में इस विश्व के 20 करोड़ लोगों को जल की नितांत आवश्यकता होगी बच्चे, इतनी जल की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो अब हमें समझना है कि आखिर इन चीजों से बचा कैसे जाए। तो बच्चे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में इन चीजों को सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे जल दुर्लभता और जल संरक्षण। क्लियर है? चलिए सीखते हैं बच्चे। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप इस बात को समझ चुके हैं ना। अब हम अगले पॉइंट में सारी चीजों को समझते हैं। तो बेटा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जल दुर्लभता, जल दुर्लभता और जल संरक्षण। जल दुर्लभता और जल संरक्षण। याद रखिएगा बच्चे कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संरक्षण एवं प्रबंधन। पूरी बात समझ में आ गई? तो हम देखेंगे कि कैसे जल दुर्लभ भी है, उसका संरक्षण भी करना है और उसका क्या करना है, प्रबंधन भी करना है। बच्चे चलिए जरा हम जल की कमी की बात करें। अच्छा ऐसा नहीं लगता, जरा इस बात को समझिएगा बच्चे कि हम जब भी जल के कमी की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में कैसे क्षेत्र आते हैं? हमारे दिमाग में ऐसे क्षेत्र आते हैं बच्चे जहां वर्षा बहुत ही कम होती हो, या फिर ऐसे क्षेत्र आते हैं बच्चे जो कि सूखा ग्रस्त हो। तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब भी हम जल की कमी की बात सोचते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे क्षेत्र जहां बारिश बहुत ही कम होती है, या ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है, सूखा है, या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र हमारे दिमाग में आते हैं जहां पर महिलाएं जो हैं पानी की मटकी लिए कितने किलोमीटर तक चलती हैं सिर्फ पानी की तलाश में और पानी लेकर आती हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन में भी क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। क्योंकि जल की कमी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात करें या कम वर्षा की बात करें। इसका मतलब क्या है बच्चे कि अगर वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन होगा तो जल संसाधन में क्या होगी, विभिन्नता होगी। इस बात को थोड़ा हमें याद रखना है बच्चे कि वर्षा में
वार्षिक परिवर्तन, वर्षा में वार्षिक परिवर्तन। बच्चे यहां पर केयर कीजिएगा कि जो वार्षिक परिवर्तन है वो क्या है, पूरे वर्ष की बात करता है। तो सिर्फ वार्षिक परिवर्तन हो सकता है या मौसमी परिवर्तन भी हो सकता है? बच्चे मौसमी परिवर्तन भी तो हो सकता है। तो याद रखिएगा कि वर्षा में वार्षिक परिवर्तन एवं मौसमी परिवर्तन से जल संसाधन में विभिन्नता आती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि वर्षा में वार्षिक परिवर्तन एवं मौसमी परिवर्तन से जल संसाधन में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। यानी अगर किसी क्षेत्र में वर्षा में या मौसम में बारिश में परिवर्तन अगर आएगा बच्चे, तो वहां के जल संसाधन में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, और जल संसाधन में क्या आ जाएगी, विभिन्नता आ जाएगी। ठीक, अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि अगर जल के आप अधिक कमी, ये भी सोचिएगा कि जल की अधिक कमी अति शोषण, अति प्रयोग और जल के असमान वितरण के कारण है। अगर याद रखिए, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जल की कमी के और क्या कारण होंगे, तो याद रखिएगा जल की कमी का ये भी कारण होगा कि आप इसका अति प्रयोग करें। ये भी तो होगा, जरूरत से ज्यादा आप क्या करें बच्चे, इसका प्रयोग कर रहे हैं, या आप इसका अति शोषण करें, जरूरत से ज्यादा पानी का यूज कर लें, तो आप अति प्रयोग करें या अति शोषण कर लें, या जल का असमान वितरण हो, या जल का क्या हो बच्चे, असमान वितरण हो, जल का असमान वितरण हो। तो याद रखिएगा कि इन सब परिस्थितियों से क्या हो जाती है, जल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा बच्चे कि जल की जो दुर्लभता है वो अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या के मांग के कारण भी है। याद रखना है हमें इस बात को कि जल की दुर्लभता, जल की दुर्लभता का एक और कारण क्या है बते, अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या। इस बात को भी नहीं भूलना है बच्चे कि जल की दुर्लभता का एक और कारण क्या है कि किसी भी देश या किसी क्षेत्र की अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या का मांग और असमान वितरण। इसका मतलब है अत्यधिक जनसंख्या का मांग एवं असमान वितरण भी बच्चे जल की दुर्लभता को बताता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अगर मान लीजिए कि जनसंख्या बहुत अधिक है और वहां पर पानी उतने मात्रा में है नहीं, यानी वहां की जल क्या होगी, दुर्लभ हो जाएगी। अब बच्चे मान लीजिए कहीं जनसंख्या कम है और पानी बहुत ज्यादा है, तो क्यों वो जल को दुर्लभता कहेंगे? फिर भी अगर जरूरत से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी बच्चे, तो जो पानी है वो तुलनात्मक रूप से क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिएगा कि जल की दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या की मांग और असमान वितरण के भी कारण है। और याद रखिएगा कि जल अनाज उगाने के लिए भी तो चाहिए। कृषि में भी किसका प्रयोग करते हैं, जल का। हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि कृषि में भी जल चाहिए, कृषि में भी जल चाहिए। इसका मतलब है कि कृषि में अगर आप जल देंगे, अनाज उत्पादन के लिए भी जल करेंगे, तो जाहिर है जल की कमी तो होगी। अच्छा, और याद रखना है बच्चे कि जल के अति शोषण से तभी तो सिंचित क्षेत्र में बदला जा सकता है, क्योंकि याद रखिएगा कि भारत का सभी क्षेत्र जो है उतना उपजाऊ नहीं है या हर जगह पानी नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई सूखा क्षेत्र है बच्चे और आप अगर वहां ज्यादा से ज्यादा पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, तभी तो क्षेत्र बढ़ेगी। तो याद रखिएगा बच्चे कि पानी के या जल के अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि फिर जल के अति शोषण से, जल के अति शोषण से सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा जल का शोषण किया
तभी तो सूखे क्षेत्र में पानी दे पाएंगे। तो याद रखिएगा कि अति शोषण से ही आप सिंचित क्षेत्र को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं जल की दुर्लभता तो होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि शुष्क ऋतु में भी तो खेती हो सकती है। याद रखिएगा कि अति शोषण से अगर हमने सिंचित क्षेत्र बढ़ाया तो जो सूखे की ऋतु होती है जिसमें बारिश नहीं होती है, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चे? ठीक है, मिटाऊं मैं इन चीजों को? ओके। अब जरा सोचिए बच्चे कि ठीक है, हमने इन चीजों को सीखा कि आखिर जल की कमी या जल की दुर्लभता के क्या कारण है। ये सारे पॉइंट्स हमने सीखे। जरा सोचिए कि जो किसान खेती करता है उसे भी तो पानी चाहिए, इसका मतलब वो सिंचाई की सुविधा भी केयर करेगा। तो याद रखना है सभी बच्चों को कि किसान क्या करते हैं, खेतों में ही अपने निजी कुएं और नलकूप बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है जल के लिए कि किसान जो है अपने खेत में निजी नलकूप एवं कुएं बनाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर किसान अपने निजी खेत में अधिक नलकूप और क्या बनाएंगे, कुएं बनाएंगे, तो नलकूप और कुएं बनाएंगे बच्चे तो सिंचाई होगी, और सिंचाई से क्या होगा, फिर उत्पादन बढ़ते हैं। तो वह नलकूप बनाकर के सिंचाई से क्या करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जल पर प्रभाव तो पड़ेगा, जल की तो कमी फिर भी होनी है। अच्छा, यहां तक तो हमने चीजों को सीखा। इसके कारण क्या हो रहा है बच्चे कि जल स्तर नीचे गिर सकता है। याद रखिएगा कि इससे क्या हो सकता है, इससे जल स्तर यानी जमीन के नीचे का जो जल है, जल स्तर क्या हो सकता है बच्चे, नीचे गिर सकता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि किसान क्या करते हैं कि अपनी खेती के लिए अपने खेतों में निजी वो आप देख सकते हैं बच्चे नलकूप एवं क्या करते हैं, कुएं बनाते हैं। अब अगर निजी नलकूप और कुएं बनाएंगे और सिंचाई से उत्पादन बढ़ाते हैं तो इससे जल स्तर नीचे गिर जाता है, और जल स्तर नीचे गिरेगा तो कहीं ना कहीं जल की कमी ही तो है। याद रखिए, जल तो अपने आप दुर्लभ होता जाएगा। चलिए ना, अब जरा सोचिए बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण का विकास हुआ। तो जरा सोचिए कि क्या उसमें जल की जरूरत नहीं होगी, ये भी तो होगी। तो जरा इस बात को भी हमें ध्यान देना है बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद तेजी से, याद रखिएगा बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकरण एवं तो हमने देखा बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास हुआ। इसका मतलब है कि पानी पर बोझ बढ़ेगा, पानी तो कम होगी, दुर्लभता तो आएगी ही आएगी। अच्छा, ऊपर से क्या है बच्चे, हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी फैली हुई है। ये भी तो है कि हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी फैली हुई हैं, हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चे कि बहुत जगह क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं। और अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तो कंपनियों को भी अपने काम करने के लिए बड़े पैमाने पर जल चाहिए। तो याद रखिएगा कि उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल पर दबाव बढ़ा है। देखो बच्चे आ गया फिर। तो याद रखिएगा कि उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण या उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल पर दबाव बढ़ा है, अलवणीय जल पर दबाव बढ़ा है। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कि अगर इस तरीके से शहरीकरण और औद्योगिकरण होगी तो जाहिर है कि पीने के पानी की कमी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलवणीय जल पर क्या है, तेजी से दबाव पड़ा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे ना? अच्छा, अब क्या है कि उद्योगों को ऊर्जा की भी तो आवश्यकता होती है। इस बात को समझिएगा सभी बच्चे
कि उद्योगों को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, बिजली की। और अगर ऊर्जा और बिजली की आवश्यकता होगी तो याद रखिएगा कि भारत में कुल ऊर्जा का 22% भाग बच्चे जल विद्युत से बनती है। इसका मतलब है कि नदियों पर जब तक हम बड़े बड़े बांध नहीं बनाएंगे तब तक हम जल विद्युत परियोजना नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं बच्चे पानी पर तो यहां पर भी बोझ पड़ना है। क्लियर है ना? जरा इस बात को भी समझते हैं। याद रखिएगा बच्चे, उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता है और भारत में कुल ऊर्जा का 22% जल विद्युत ऊर्जा है। तो देख सकते हैं बच्चे कि 22% अगर जल विद्युत ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि नदियों पर जब तक बांध नहीं बनेगी तब तक जल विद्युत नहीं बनेगा। यहां तक समझ में आया? अच्छा, शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता बढ़ी है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण, शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल एवं ऊर्जा की मांग भी क्या है, बढ़ी है। आपको यह भी बात याद रखना है बच्चे कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल एवं ऊर्जा की मांग क्या है, बढ़ी है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको इतनी मांग पूरी करनी है तो बच्चे हमें जल की जरूरत तो पड़ेगी ही। और याद रखिए जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसकी तुलना में जल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, पर जल का अति शोषण और अति प्रयोग तो हो ही रहा है। क्लियर है? अच्छा, बहुत से शहरी कॉलोनियों में आपने देखा होगा बच्चे अंदर ही वो नलकूप बना लेते हैं ताकि शहर के लोगों को परेशानी नहीं हो। तो याद रखिए वहां पे लोगों की आवश्यकता के लिए काफी क्या है, जल संसाधन है, फिर भी जल दुर्लभ है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में आप कॉलोनियां बना लेते हैं बच्चों, कॉलोनियां के अंदर ही पंप व नलकूप लगता है और इतना पानी आ जाता है कि वहां के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी बच्चे अगर ध्यान से सोचा जाए तो जल क्या हो जाता है, दुर्लभ होता है। और याद रखिएगा कि जल इसलिए भी दुर्लभ हो जाता है क्योंकि जल की खराब गुणवत्ता भी हो जाती है। याद रखिएगा कि जल की गुणवत्ता भी क्या होती है बच्चे, खराब होती है, जिससे जल क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई आपको? बच्चे याद रखना हमें कि जल की दुर्लभता का एक और कारण है कि जल की गुणवत्ता क्या होती है, खराब हो जाती है। याद रखिएगा कि जल जो है दुर्लभ है, जल दुर्लभ है क्योंकि जल की गुणवत्ता खराब है, क्योंकि जल की गुणवत्ता क्या है बच्चे, खराब है। अब हमें यह भी समझना है कि जल इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि जल की गुणवत्ता क्या है, खराब है। कैसे बच्चे? याद रखिएगा कि घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट देखते हैं, घरों से गंदा पानी निकलता है, उद्योग धंधों का गंदा पानी निकलता है, उसमें रसायन होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उर्वरक वगैरह का जितना प्रदूषित पानी है बच्चे वो सब भी तो चला जाता है। तो याद रखिएगा कि ये सारी चीजें मानव के लिए क्या है, मानव के लिए तो खतरनाक है। अच्छा, अब समय की मांग है कि हम जल संसाधन का प्रबंधन और संरक्षण करें। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जल संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण, जल संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण किसकी मांग है बच्चे? तो ये आप क्या कहेंगे, समय की मांग है कि हम जल संसाधन का प्रबंधन और क्या करें, संरक्षण करें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जल इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि जल की गुणवत्ता क्या है, खराब है। घरेलू कचरे का पानी, मल मूत्र का पानी बच्चे, उद्योग धंधों का पानी, उर्वरक, रसायन, कीटनाशक, ये सारे पानी जमीन के अंदर चली जाती है, नदी तालाब झील में चले जाते हैं, जो मानव के लिए बहुत ही क्या है, खतरनाक है। इसलिए अब समय की मांग है कि हम जल का प्रबंधन भी करें और जल का क्या करें, संरक्षण करें। याद रखिए खाद्यान्न सुरक्षा
आजीविका और उत्पादक क्रिया को भी क्या करें, हम सुनिश्चित करें। अगर अच्छा जल होगा बच्चे तो अच्छा अनाज होगा, तो हमें खाद्यान्न की सुरक्षा भी चाहिए, हमारी आजीविका भी चलती है वो भी सही होनी चाहिए, और उत्पादन क्रिया को भी क्या करें, हम सुनिश्चित करें। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जल संसाधन के अति शोषण एवं कुप्रबंधन से भी इनका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, हमें उसे भी रोकना है। और याद रखिएगा बच्चे कि अगर इसी तरह जल संसाधन का अति शोषण और कुप्रबंधन होगा तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी संकट भी हो सकता है। तो अगर हमें पारिस्थितिकी संकट से बचना है तो पहले हमें जल संसाधन को संरक्षण और प्रबंधन की बहुत आवश्यकता और वो करनी होगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।